Everyone, welcome to my YouTube channel Rising Star of Mathematics. Today we are discussing chapter 3 Real Sequence from S.C. Malik book. In this chapter we shall study a special class of functions whose domain is a set n of natural number and range is a set of real numbers, the real sequence. इस चैप्टर में हम एक स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारा होता है रियल सीक्वेंस. इसका जो सेट ऑफ डोमेन होता है वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज अ सेट ऑफ रियल सीक्वेंस और इसको हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस. सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. लेट देयर इज अ रूल विच एसोसिएट टू ईच मेंबर एक्स ऑफ ए अ मेंबर वाई ऑफ बी. फंक्शन एक तरह से एक मशीन की तरह होता है. जैसे यहाँ पर कोई इनपुट डाली, यहाँ हमें कोई आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर जितने हम इनपुट डालेंगे, जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो 4 की इमेज मिलेगी हमें, ठीक है. तो लेट ए एंड बी बी ए टू सेट्स. देयर इज अ रूल. फंक्शन एक रूल की तरह काम करता है विच एसोसिएट्स ईच मेंबर ऑफ ए टू अ मेंबर वाई ऑफ बी, ठीक है. Such a rule or a correspondence f under which to each element x of set A there corresponds exactly one element y of a set B is called a mapping or a function. तो इस टाइप का एक रूल जिसके अकॉर्डिंग हमें A के हर एक एलिमेंट की यहाँ पर B में इमेज मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन. A का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले. बेशक हमें यहाँ पर सेम इमेज मिल जाए लेकिन मिलनी चाहिए. सिंबॉलिकली वी राइट एफ ए टू बी. अगर कोई भी फंक्शन ले रहे हैं तो हम उसको लिखते हैं एफ ए टू बी. एफ इज़ अ मैपिंग और अ फंक्शन ए इंटू बी. तो जो एफ होती है हमारी वो फंक्शन होती है ए इंटू बी, ठीक है. अब ये समझते हैं कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है एंड रेंज क्या होती है. जैसे ये हमने ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, ठीक है. ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी. अब ये एक एलिमेंट ये पड़ा है, एक ये एंड एक ये, ठीक है. अब जो ये ए में एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैं डोमेन के एलिमेंट और बी है जो ये सारे के सारे 3 के 3 एलिमेंट है हमारे कोडोमेन के. और एफ कोई भी फंक्शन है ये ऐसे मैप हो रहा है, ठीक है. तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये हमारे रेंज में होंगे जिनकी हमें इमेज मिल रही होगी, जिनकी प्री इमेज मिल रही होगी वो हमारे होते हैं रेंज में एलिमेंट्स. तो जो ये 2 एलिमेंट्स हैं ये हमारे रेंज में आएंगे और ये हमारी डोमेन होगी पूरा ए और ये पूरा बी हमारा कोडोमेन होगा. तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. द मेंबर्स ए आर द एलिमेंट्स टू विच सम एलिमेंट्स ऑफ बी आर correspond. The set A is called the domain of the function and the set B contains all the elements which corresponds to the elements of A is called the codomain of F, ठीक है. Next, the unique element of B which corresponds to an element X of A is called the image of X, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं कि रेंज क्या होती है जिनकी हमें प्री इमेज मिलती है. द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन B which are the images of the elements of the domain A is called the range और range set. जैसे ये A सेट हो गया और ये B हो गया तो ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे ये यहाँ पे चला गया, इसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, इसमें 4 है तो ये मिल गई इसकी इमेज, इसकी ये मिल गई, इसकी ये. तो जो ये 2 एलिमेंट्स हैं ये मेरे रेंज में आएंगे, ठीक है. इफ़ अ फंक्शन विथ डोमेन D एंड रेंज R देन वी से डैट F इज़ अ फंक्शन फ्रॉम D ऑन टू R डैश, ठीक है. ऐसे हम फंक्शन को लिखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है सीक्वेंस की डेफिनेशन. व्हाट इज अ सीक्वेंस? A function whose domain is a set of natural number and range is a set of real numbers is called a real sequence. कि ऐसा फंक्शन जैसे कि ये ले लिया हमने, इसका डोमेन तो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा और जो इसकी रेंज है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1.2 हो गया, 2.3 हो गया, ये तो हमारा रियल नंबर हो सकता है लेकिन जो हमारी डोमेन है वो हमारा रहेगी नेचुरल नंबर्स, ठीक है. तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं सीक्वेंस. अ फंक्शन whose domain is a set of natural numbers and range is a set of real numbers is called a real sequence.
थस अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय SN to R। S यहाँ पर कोई फंक्शन है जो कि N से R पर मैप हो रहा है, ठीक है। सिंस वी शैल बी डीलिंग विद द रियल सीक्वेंस ओनली वी शैल यूज द टर्म सीक्वेंस टू डिनोट अ रियल सीक्वेंस। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस ही यूज़ करते हैं, हम रियल सीक्वेंस नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर इस बुक में हम रियल सीक्वेंस के साथ ही डील करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैसे हम डिनोट कैसे करेंगे किसी भी सीक्वेंस को। सिंस द डोमेन फॉर अ सीक्वेंस इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, अ सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय द रूल्स Sn, n belongs to n, thus a sequence may be defined as Sn, n belongs to n, or S1, S2, S3, Sn. The values S1, S2, S3 are called the first, second, third terms of the sequence. The mth and nth term of the sequence are Sn and Sm, ठीक है। ऐसे हम किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। वैसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं an इज इक्वल टू n, ऐसे डिनोट करते हैं सीक्वेंस को। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, जो सेकंड होगा वो 2 होगा, जो थर्ड होगा वो 3 होगा, जो फोर्थ होगा 4th होगा, फिर 5th होगा। ऐसे ये हमारी एक सीक्वेंस होती है। Next, thus the term of a sequence are arranged in a definite order as first, second, third terms, and the term occurring at different position are treated as a distinct term even if they have the same value. The number of the terms in a sequence is always infinite, कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं हमारी सीक्वेंस के अंदर वो हमेशा इनफाइनाइट होती हैं। जब भी हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो उसका एंड मेंबर हम कभी भी नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जो हमारी सीक्वेंस होती है वो हमेशा एक इनफाइनाइट होती है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स वी डिफाइंड अ सीक्वेंस एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स whose member कैन बी पुट इन अ 1 correspondence विद दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे ये हम एक ए ले रहे हैं सेट, ये बी ले रहे हैं, ये हमेशा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, तो ये बी के साथ 1 correspondence बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो कुछ इसी टाइप का एक फंक्शन होती है। However, a sequence may have only a finite number of distinct element। कि ये क्या कह रहा है कि हो सकता है कि सीक्वेंस कोई ऐसी हो जिसके अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल Sn कोई सीक्वेंस ले ली हमने, Sn इस टाइप की सीक्वेंस ले ली -1 की पावर n। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी -1 1 -1 1, ये जाएगी तो है तो इसके अंदर इन्फानाइट टर्म, लेकिन जो डिस्टिंक्ट टर्म है वो सिर्फ इसमें 1 है और -1 है। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो -1 होगी, जो सेकंड होगी वो 1 होगी, जो थर्ड होगी वो -1 होगी, एंड जो फोर्थ होगी वो हमारी 1 होगी। सो डैट देयर आर ओनली 2 1 एंड -1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सभी की सभी टर्म डिस्टिंक्ट होंगी। Sn इज इक्वल टू 1/n। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये मान लेते हैं हमारा 1, ये हमारा 0। तो पहली टर्म होगी जो इसकी वो 1 होगी, सेकंड टर्म इसकी 1/2 होगी, और जो थर्ड टर्म है वो इसकी 1/3 होगी, नेक्स्ट टर्म 1/4 होगी। तो ऐसे ही चलती रहेंगी और इसकी सारी की सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट होंगी। हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1/1000 1/2000 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारी डिस्टिंक्ट होंगी। नेक्स्ट Sn where Sn इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n, n बिलोंग्स टू n। ये हमारी एक सीक्वेंस होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी वो इस टाइप से आएगी 1 + 1 का 1, तो ये 2 होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी S2 वो ये होगी 1 + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9/4। तो इस टाइप से इस सीक्वेंस की टर्म्स चलती रहेंगी और इसके अंदर इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी। उसके बाद नेक्स्ट Sn इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n। जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो होगी 1 + -1 की पावर 1, तो ये होगी 0। उसके बाद सेकंड टर्म 1 + -1 का स्क्वायर, तो ये होगी 2। उसके बाद थर्ड टर्म S3 इज इक्वल टू 1 + -1 का क्यूब, ये होगी 0। तो इसके अंदर इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होंगी वो कुछ इस टाइप के आएंगी, 0 2 0
2, इसके अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स तो सिर्फ 2 होंगी, लेकिन जो सीक्वेंस है पूरी उसके अंदर इन्फानाइटली मैनी टर्म्स हैं। लेकिन जब हम डिस्टिंक्ट टर्म की बात करेंगे जो कि अलग अलग हैं, वो होंगी हमारे पास 0 and 2। नेक्स्ट, ये हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है Sn इज इक्वल टू 1, कि S1 भी 1 आएगा, S2 भी 1 आएगा, S3 भी 1 आएगा, कितने भी वैल्यूज़ निकाल लो वो सभी 1 आएंगे। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट, Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 बाय n फैक्टोरियल। तो इसकी जो हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी, जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी, जो थर्ड टर्म रहेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी। तो ये हमारी ऐसे चलती रहेंगी टर्म्स, और ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट होगी और एक सीक्वेंस में इन्फानाइटली मैनी टर्म्स होंगी। उसके बाद समझ लेते हैं हम रेंज क्या होती है। जितनी भी सीक्वेंस में हमारी डिस्टिंक्ट टर्म आती हैं वो होती हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है ये वाला सेट Sn इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n, जो ये सीक्वेंस है इसके अंदर तो इन्फानाइटली मैनी टर्म्स है, लेकिन जब हम इसका रेंज सेट लिखेंगे तो इसमें सिर्फ 0 और 2 आएगा, और रेंज सेट को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हैं। जो सीक्वेंस तो इन्फानाइट है, लेकिन जो इसका रेंज सेट है उसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म आती हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 and 2 आएंगी। लेकिन अगर हम इसका रेंज सेट देखें, इसका रेंज सेट 1 आएगा, और जो इसका रेंज सेट है वो पूरी सीक्वेंस, जो जितनी सीक्वेंस में वैल्यूज़ हैं वही आएंगी सारी, क्योंकि सारी की सारी टर्म सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर। तो अब डेफिनेशन से समझते हैं कि रेंज क्या होती है। The range or the range set is the set consisting of all the distinct elements of a sequence without repetition and without regard to the position of the term. Thus, the range may be a finite or an infinite set without ever being the null set. ये कह रहा है कि जो रेंज होती है वो सीक्वेंस की सभी डिस्टिंक्ट टर्म को जब हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं उसे हम रेंज सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से वो चीज़ क्लियर होगी कि जैसे हम 1 + -1 की पावर n लेते हैं कोई सीक्वेंस Sn, तो इसमें इन्फानाइटली मैनी टर्म है, लेकिन जो इसका रेंज सेट आएगा उसमें सिर्फ 2 ही टर्म होंगी, 0 and 2। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे हमने सेट के बाउंड्स पढ़े थे, जैसे सेट में था कि कोई भी सेट बाउंडेड कब होगा, तो यहाँ पर हम वही चीज़ें सेम, किसी भी सेट का इन्फीमम क्या होता है, किसी भी सेट का सुप्रीमम क्या होता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम सीक्वेंस के लिए पढ़ेंगे। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड अबव कब बोलेंगे। अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded above if there exists a number k such that Sn less than equal to k for all n belongs to n। कि जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव तब बोली जाएगी जब उस सीक्वेंस का हर एक मेंबर किसी नंबर k से छोटा हो जाए। अ सीक्वेंस एंड Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट, कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा k मिल जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर अभी एक सीक्वेंस पड़ी थी यहाँ पर 1 + -1 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जैसे ही हम इसके जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो मेरे पास आते हैं 0 2 0 2। तो इस जो ये सीक्वेंस है ये मेरी बाउंडेड अबव है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे इस सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी है। तो बाउंडेड अबव का मीनिंग यही है कि हमें कोई एक ऐसा k मिल जाए जिससे कि सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी हो जाए। उसके बाद आते हैं हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर k सच दैट Sn ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बिलो कब बोलेंगे कि अगर हमें कोई ऐसा लोअर बाउंड मिल जाए उसका कि जिससे सीक्वेंस की हर एक टर्म बड़ी हो। जैसे अब यही एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा Sn है वो कुछ इस टाइप का है, 1 + -1 की पावर n बिलोंग्स टू n। तो ये हमारी एक सीक्वेंस होगी, जो इसके टर्म्स हैं वो 0 2 0 2 कुछ इस टाइप की हैं। तो इसमें हमें मिल तो गया यहाँ पर कि लोअर बाउंड मिल गया, -1 से सीक्वेंस की हर एक टर्म बड़ी है। तो जो ये सीक्वेंस है ये मेरी बाउंडेड बिलो है। अब बाउंडेड सीक्वेंस किसे बोलेंगे, जो हमारी बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। तो हमें कोई ऐसा अपर बाउंड भी मिल जाए और लोअर बाउंड भी मिल जाए, फाइनली हमें ऐसा स्मॉल के भी मिल जाए जिससे कि सीक्वेंस की हर एक टर्म बड़ी हो, और हमें एक ऐसा कैपिटल के भी मिल जाए जिससे सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी हो।
तो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड व्हेन इट इज बाउंडेड बोथ अबव एंड बिलो. So capital K and small k are respectively the upper and lower bounds of the sequence. A sequence is bounded if its range set is bounded. कि किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब उसका जो रेंज सेट होता है वो बाउंडेड हो, क्योंकि रेंज सेट में उसकी डिस्टिंक्ट टर्म आती है. अगर उसकी डिस्टिंक्ट टर्म का ही हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल सकते हैं तो वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी, क्योंकि उसमें हमें एक स्मॉल के मिल जाएगा जिससे सीक्वेंस की हर एक टर्म बड़ी होगी, और ऐसा कैपिटल के मिल जाएगा जिससे कि सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी होगी. आल्सो द बाउंड्स ऑफ द रेंज आर बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस. कि जो हमारा रेंज सेट है जो उसके बाउंड्स होंगे वही हमारे उस सीक्वेंस के बाउंड्स होंगे. नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR नेट में. यहाँ से बेस्ड इसमें जो हम पढ़ेंगे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले है डेफिनेशन. अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अ कन्वर्जेंस टू अ रियल नंबर L or to have a number L as its limit if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m depend on epsilon. कि जो हमें अगर फॉर ईच एप्सिलन ग्रेटर देन 0 कि हर एक एप्सिलन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाए, हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए सच डैट कि जो Sn-L है वो लेस देन एप्सिलन हो जाए. कि जो हमारी सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनका L के साथ डिस्टेंस एप्सिलन से छोटा हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. कि कुछ फाइनाइट्स टर्म को छोड़ के उसके बाद जितनी भी उस सीक्वेंस में टर्म्स हैं उन सब का जो हमारा डिस्टेंस है जैसे Sn-L वो हमारी बिल्कुल L के पास आनी शुरू हो जाए तो जो सीक्वेंस है तब हम बोलते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है हमारी L को. ठीक है, जो हमारी ये सीक्वेंस है ये अगर हमारा L है तो सिर्फ यहाँ पर हम फाइनाइटली मैनी टर्म्स ले सकते हैं. जो L की नेबरहुड आएगी ना ये वाली, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी और इसके बाहर सिर्फ फाइनाइटली मैनी टर्म ही छोड़ सकते हैं. तो हम बोलेंगे कि जो हमारे L है वहाँ पर वो सीरीज कन्वर्ज करती है. तो a sequence Sn is said to be converged to a real number L if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn-L less than epsilon for all n greater than equal to m. The fact is expressed by saying that the terms approach the value L or tend to L as n becomes larger and larger. The same thing expressed in the symbols. कि अगर हम ये लगाएं Sn tends to L as n tends to infinity, कि कुछ फाइनाइट्स टर्म को छोड़ के m टर्म्स के बाद सिर्फ हमारे पास m-1 टर्म्स हैं जो कि इससे जो हमारी L की नेबरहुड आएगी इससे बाहर रह सकती हैं. बाकी सारी की सारी जो टर्म्स हैं उस सीक्वेंस की वो L के आसपास लाई करेंगी. तब हम बोलते हैं जो सीक्वेंस है Sn वो कन्वर्ज कर रही है L को. तो यहाँ यही लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L. यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है यही कि जो Sn है अगर उस कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़ के उसकी सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं वो L के आसपास लाई करती हैं. फ्रॉम द सम स्टेज ऑनवर्ड द डिफरेंस बिटवीन Sn एंड L कैन बी मेड लेस देन एनी प्रेसिज्ड पोजीशन एप्सिलॉन however small given any positive number epsilon no matter however small देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m. जो m है वो हमारा फाइनाइट होगा सच डैट mth टर्म ऑनवर्ड्स Sn बिकम्स द रिमेन्स आर्बिट्रेरी क्लोज टू L. कि जो हमारा Sn का डिफरेंस रहेगा Sn-L के साथ जो गैप रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन m की कुछ टर्म्स को छोड़ के उसके बाद. L इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. अब यहाँ पर दोबारा से समझाया गया कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस कैन लाई आउटसाइड द L माइनस एप्सिलॉन कोमा L प्लस एप्सिलॉन. कि सीक्वेंस की कुछ ही टर्म्स ऐसी आएंगी जो कि L की नेबरहुड के बाहर लाई करेंगी. बाकी सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स इस L के अंदर जो इस L की नेबरहुड है उसमें लाई करेंगी. सिर्फ जो बाहर टर्म्स हो सकती हैं वो फाइनाइट हो सकती हैं. तो हम बोलते हैं जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है L को. नेक्स्ट, सिंस L माइनस एप्सिलॉन लेस
देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो देयरफॉर एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये यही बोल रहा है कि जो ये हमारा जो एल की नेबरहुड होगी, जैसे ये एल हो गया और ये एल माइनस एप्सिलॉन और ये एल प्लस एप्सिलॉन, तो इसके बाहर सिर्फ हम फाइनाइटली मैनी टर्म्स रख सकते हैं कि सिर्फ फाइनाइटली मैनी टर्म्स को छोड़कर जो ये नेबरहुड आएंगी इसमें हमारी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई करेंगी। तो हम बोलेंगे जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि कब हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। तो अगर जो हमारा ये इंटरवल था एल से लेके एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन, अगर इस इंटरवल के बाहर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हमें मिल जाती हैं तो हम बोलते हैं ये हमारी जो सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज नहीं करती। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो कि डायरेक्ट यूज़ होती हैं हमारे CSIR नेट के एग्ज़ाम में भी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, कि कोई भी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं तो वो हमेशा बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि सारी की सारी टर्म्स किसी न किसी नंबर के आसपास लाई कर रही होंगी, तो उस जो सीक्वेंस है उसका हम अपर बाउंड भी ढूंढ सकते हैं और लोअर बाउंड भी। अब देखते हैं इसका प्रूफ। लेट अ सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज टू द लिमिट एल, let epsilon greater than 0 be a given number so that there exists a positive integer m such that Sn minus L less than epsilon। अब हम लेके चले कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज़ की कि जो Sn है उसका जो Sn माइनस L है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो इट मीन्स जो हमारी L के नेबरहुड होगी उसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई करेंगी। तो L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमने क्या किया, मान लिया कि जो हमारा स्मॉल g है वो मिनिमम है L माइनस एप्सिलॉन कोमा S1 कोमा S2 कोमा Sm माइनस 1, और जो कैपिटल G है वो हमने मान लिया वो मैक्सिमम है L प्लस एप्सिलॉन S1 S2 Sm। तो जो हमारी सीक्वेंस थी Sn उसकी हर एक टर्म्स L के आसपास लाई कर रही थी। तो यहाँ पर G हमारा सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया और जो कैपिटल G है वो बड़ा। तो अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। इसको हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये आया, हमें दिखाना है जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, यानी कोई ऐसा नंबर k मिलना चाहिए। तो हम कंसीडर करके चले Sn, तो अब इसको लिख सकते हैं Sn माइनस L प्लस L। अब इसको इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे, a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Sn माइनस L प्लस मोड L। अब Sn माइनस L अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, प्लस L कोई भी नंबर है तो इस ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट लिमिट होगी जहाँ वो कन्वर्जेंट कर रही है, तभी उसको हम कन्वर्जेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक नंबर मिल गया एप्सिलॉन प्लस मोड L, जिससे कि सीक्वेंस की हर एक टर्म छोटी है। तो इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस है Sn वो हमारी बाउंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू द मोर देन वन लिमिट, कि जो सीक्वेंस होती है वो एक से ज़्यादा लिमिट पर कन्वर्जेंट नहीं कर सकती। तो सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू द मोर देन वन लिमिट। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है दो नंबर्स को, अलग अलग नंबर्स को, और एट लास्ट हम शो कर देंगे कि जो हमने दो नंबर्स लिए थे वो हमारे अलग अलग नहीं थे, वो इक्वल थे। तो लेट इफ पॉसिबल अ सीक्वेंस Sn कन्वर्ज टू नंबर्स L एंड L डैश वेयर L इज़ नॉट इक्वल टू L डैश। तो हमने एक एप्सिलॉन ले लिया ऐसा सच डैट कि 1/2 L माइनस L डैश, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो हमने कंसीडर किया एप्सिलॉन जो कि L एंड L डैश के डिफरेंस का हाफ है। लेट द सीक्वेंस कन्वर्ज टू L एंड L डैश, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2 सच डैट। अब हमें पता है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो L को भी कन्वर्ज कर रही है और L डैश को भी कन्वर्ज कर रही है। तो हमने उसके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन यूज की। तो यहाँ से हमारे पास आया Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और उसके बाद नेक्स्ट L डैश भी हमारा लिमिट है, तो Sn माइनस L डैश लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2।
ठीक है। तो एस एन हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो एल माइनस एप्सिलन कोमा एल प्लस एप्सिलन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 सो डैट एट द मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैन लाई आउटसाइड द इंटरवल, कि जो हमारा ये इंटरवल है, अगर ये एल है, ये एल माइनस एप्सिलन है, ये एल प्लस एप्सिलन है, अगर हम एल को लिमिट बोल रहे हैं तो इसके जो इसकी नेबरहुड है ये एल माइनस एप्सिलन, एल प्लस एप्सिलन और ये हो गया एल, तो इसके बाहर हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, सिर्फ फाइनाइटली मैनी। तो अगर एल डैश को भी यहाँ पर लिमिट बनना है तो एल डैश के बाहर भी हमारे पास फाइनाइटली मैनी मेंबर होने चाहिए। तो ये लिमिट्स अलग अलग कैसे हो सकती हैं, अगर ये वाली लिमिट बन गई तो ये वाली लिमिट नहीं बनेगी, ये वाली लिमिट बन गई तो ये वाली लिमिट नहीं बनेगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारी जो L है अगर वो लिमिट है तो जो हमारा ये इंटरवल होगा L ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलन कोमा L प्लस एप्सिलन, इसके बाहर इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी। तो जो हमारी L माइनस एप्सिलन कोमा L प्लस एप्सिलन की इंटरसेक्शन है L डैश माइनस एप्सिलन कोमा L डैश प्लस एप्सिलन के साथ वो फाई होगी। So L minus epsilon and L dash plus epsilon cannot contain at most a finite number of terms of a sequence which contradicts to। तो जो हमें जो ये डेफिनेशन यूज़ की कि जो एक तो L ले ली इस L प्लस एप्सिलन और L प्लस एप्सिलन, अगर यहीं पर कहीं L डैश लेते हैं तो इसके बाहर फाइनाइटली मैनी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले ही इनफाइनाइटली मैनी मेंबर्स है। तो L और L डैश दो अलग अलग नंबर ना हो के ये हमारे सेम नंबर्स होंगे। तो इट मीन्स सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू टू डिफरेंट लिमिट्स, कि जो हमारी सीक्वेंस है वो सिर्फ एक ही नंबर पर कन्वर्ज कर सकती है, उसकी यूनिक लिमिट होगी। अब थ्योरम थर्ड है वो है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो हमने फर्स्ट थ्योरम की है उसमें हमने यही प्रूफ किया कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक है, उसके बाद हमने एस एन को बाउंडेड दिखाना है तो एस एन को लेके चले तो यहाँ से ये लिखा है एस एन माइनस एल प्लस एल। अब इनइक्वालिटी का यूज किया तो यहाँ से एस एन माइनस एल प्लस एल आ गया और इसकी वैल्यू है एप्सिलन प्लस मोड एल। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि जो मेरी एस एन सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम हमने यूज़ की वो ये थी कि जो सीक्वेंस है वो L और L डैश को कन्वर्ज कर रही है, और उसके बाद हमने शो कर दिया कि जो हमारा L डैश और L है वो मेरा इक्वल है। ठीक है, उन दोनों थ्योरम का यूज़ इस थ्योरम में अगर हम कर दें तो ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाती है। सबसे पहले हम किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लेंगे और उसको बाउंडेड दिखा देंगे, उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट पर कन्वर्जेंट करती है, तो एस एन माइनस एल और एस एन माइनस एल डैश। ठीक है, ऐसे हम शो कर सकते हैं कि जो हमारे एल और एल डैश हैं वो आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सेक्शन है लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ अ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। जैसे पहले हमने सेट का लिमिट पॉइंट पढ़ा था, अब हम सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। अ नंबर xi सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस Sn if every neighborhood of xi contains an infinite numbers of मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, कि किसी भी नंबर को हम कब लिमिट पॉइंट बोलते हैं, जब वो हमारा उस सीक्वेंस के इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स को लाई करता है। सेट के केस में भी यही था, जब वो इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स कंटेन करता था सेट का, तो सीक्वेंस के केस में भी सेम डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर को जैसे एक्साई मान लिया तो उसको हम नेबरहुड तब बोलेंगे जब वो लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब वो अपनी नेबरहुड में इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ दैट सीक्वेंस कंटेन करेगा। ठीक है, thus xi is the limit point of a sequence if given any positive number epsilon however small sn belongs to epsilon xi minus epsilon comma xi plus epsilon of values of n। तो अगर हमारे पास जो ये सीक्वेंस है एस एन माइनस एप्सिलन ये लेस देन एप्सिलन हो जाए फॉर इन्फानाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिला लिमिट में और लिमिट पॉइंट में। जो हमारी लिमिट थी उसमें ये था कि L को हम लिमिट तब बोलते थे कि जो हमारा इंटरवल है उसके अंदर तो इन्फानाइटली मैनी टर्म्स हो, लेकिन जो बाहर हैं वो सिर्फ फानाइटली मैनी टर्म्स हो सकती थी। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट बोलना है तो लिमिट्स पॉइंट तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है वो यूनिक होगी हमेशा। तो यहाँ एक्साई ले लिया,
यहाँ xi1 ले लिया, उसने बोला है कि इसकी नेबरहुड में इन्फानाइटली मैनी मेंबर होने चाहिए, उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि बाहर भी इसमें इन्फानाइटली मैनी मेंबर होने चाहिए, इसके बाहर भी इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सीक्वेंस लेते हैं Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो इस जो सीक्वेंस के हमारे पास दो लिमिट्स पॉइंट होते हैं 1 और -1, क्योंकि 1 और -1 की जो नेबरहुड में इन्फानाइटली मैनी टर्म्स आती हैं इस सीक्वेंस की, तो इसलिए 1 एंड -1 इस सीक्वेंस के लिमिट्स पॉइंट बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होती क्योंकि इसकी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद अ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लस्टर पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन और एक्यूमुलेशन पॉइंट। जो हमारी लिमिट पॉइंट होता है उसको हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं। द कांस्टेंट सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n हैज़ द ओनली लिमिट पॉइंट 1, द रेंज इज 1 एंड हैज़ नो लिमिट पॉइंट। कि जो हमारी ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, हमने ये सीक्वेंस ले ली एक 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो ये हमारी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट होगा 1। जो इसका रेंज सेट है हमारे पास, अब सीक्वेंस थी इसके अंदर तो इन्फानाइटली मैनी टर्म थी, चलती जा रही थी, तो इसका 1 लिमिट पॉइंट बन गया क्योंकि 1 की नेबरहुड में इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स मिल गए हमें उस सीक्वेंस के। लेकिन जो इसका रेंज सेट है उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और ये सिंगल्टन सेट है और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, सिंगल्टन सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो जो ये सीक्वेंस है इसका रेंज सेट है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, हैज़ 0 एज अ लिमिट पॉइंट एज वेल एज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट। कि जो हमने ये सीक्वेंस ली Sn इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, तो ये जो हमारी सीक्वेंस है अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया, ये हमारा 1/3 हो गया। तो ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस की इन्फानाइटली मैनी टर्म्स 0 की नेबरहुड में लाई करेंगे, तो जो 0 है इस सीक्वेंस का लिमिट्स पॉइंट बन जाएगा। और अगर हम इसके रेंज सेट की बात करें तो जो इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट है, तो जो सारी की सारी टर्म इस सीक्वेंस में आ रही हैं वो इसके रेंज सेट में भी आएंगी, तो जो हमारा रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है वो भी हमारा यहाँ से 1, जो रेंज सेट है वही इस जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो भी हमारा 0 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 and 2 आर दी ओनली लिमिट्स पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। अब ये Sn हमने एक इस टाइप की सीक्वेंस ली 1 + -1 की पावर n, तो अगर इसके टर्म्स को लिखें तो पहले आएगा 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2। तो अगर हम यहाँ पर नेबरहुड बनाना चाहें 0 और 2 की, तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 0, तो इसकी जो नेबरहुड है इसमें इन्फानाइटली मैनी टर्म 0 0 ही बहुत बार आएगा, तो यहाँ पर इन्फानाइटली मैनी टर्म कंटेन करेगी ये सीक्वेंस की। ऐसे ही अगर हम 2 की नेबरहुड लें तो 2 की नेबरहुड में भी इन्फानाइटली मैनी टर्म्स होंगी, तो 0 and 2 आर द लिमिट्स पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। लेकिन हम जैसे ही इस सीक्वेंस का रेंज सेट निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसके रेंज सेट में 0 and 2 आएगा और ये हमारा एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट कभी भी किसी पॉइंट की जो इसका फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि जो उसकी नेबरहुड में उस पॉइंट को छोड़कर इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, उस सेट सीक्वेंस के। तो यहाँ पर 0 ही 2 ही आ रहा है, अगर फाइनाइट सेट है कोई तो नहीं हो सकता ऐसा कि 0 और 2 का कोई लिमिट पॉइंट मिल जाए हमें। नेक्स्ट 1 and -1 आर द 2 लिमिट्स पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। तो अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स लिखें तो ये ऐसे आएंगी -1 1 -1 1। तो अगर हम नेबरहुड बनाएं 1 की और -1 की, तो उसमें इन्फानाइटली मैनी टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की, तो 1 and -1 आर दी लिमिट्स पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। लेकिन जो इसका रेंज सेट लिखेंगे उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे 1 and -1, और ये हमारा एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो 5th एग्जाम्पल है 1 and -1 आर द 2 लिमिट्स पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n 1 + 1/n। तो अगर इसकी हम टर्म्स लिखना चाहें तो वो हमारे पास बनेंगी सबसे पहले -1 की पावर 1 1 + 1, तो यहाँ से हमारे पास आया -2,
ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे -1 का स्क्वायर एंड 1 + 1/2, तो ये मेरे पास आया 1.5, तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं और ये 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट आया। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कुछ इस टाइप से होगी, -1 की 3 एंड 1 + 1/3, तो ये -1.3 बनेगा। तो ये पॉइंट्स मेरे 1 और -1 के बीच में, लाइक यहाँ -1 और 1 के बीच में जो इसकी नेबरहुड लेंगे अगर हम -1 की और 1 की, उसमें इन्फानाइटली मैनी टर्म्स आ जाएंगी इस सीक्वेंस की। तो जो इस सीक्वेंस की जो सभी के सभी टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, तो जो इसका रेंज सेट होगा उसके भी लिमिट्स 0.1 एंड -1 बन जाएंगे, और जो हमारी सीक्वेंस है इसके भी। बस जस्ट हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस की टर्म्स लिखनी है खोल के, और उसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखना है कि किन दो पॉइंट्स के आसपास इस सीक्वेंस की ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स लाई कर रही है। अब जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था कि कब किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट मिल सकता है, तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कि जो हमें बुल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम थी वो हमें गारंटी देती थी कि किसी सेट के पास कब हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। तो यही जो थ्योरम है वही हमारी सीक्वेंस के केस में भी है, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस के केस में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। जैसे ही हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी तो हमें वहाँ से पता चला कि जो हमारी सीक्वेंस होती है उसमें इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो हमारी सेट की बुल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम थी वो ये कहती थी कि एवरी इन्फाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ये इनफाइनाइट वर्ड वहाँ जरूरी था, वहाँ ये नहीं था कि हम फाइनाइट सेट लिख दें और उसके पास लिख दें कि लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन सीक्वेंस के केस में हमें इनफाइनाइट वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, क्योंकि सीक्वेंस खुद में ही इनफाइनाइट होती है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। जो सीक्वेंस के केस में हमारी बुल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम होती है वो कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, कि जो हमारी हर एक बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका जो प्रूफ है वो हम बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने सेट्स के लिए पढ़ा था, हमारे पास हमने एक सीक्वेंस कंसीडर की, लेट Sn बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो S इज इक्वल टू Sn, n बिलोंग्स टू n, बी इट्स रेंज, सिंस दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस ही बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। तो देर आर टू पॉसिबिलिटी, S इज फाइनाइट और S इज इनफाइनाइट। अगर जो हमारा रेंज सेट है, अगर हम रेंज सेट का लिमिट पॉइंट ढूंढने में सफल हो गए तो हम वही हमारा किसका होता है, सीक्वेंस का। जो हमारा रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होता है वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनता है। लेकिन अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल -1 की पावर n, तो इस सीक्वेंस के पास 1 और -1, ठीक है, इस टाइप से ये लिमिट्स पॉइंट है। लेकिन जो इसका रेंज सेट है उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, -1 और 1, और ये एक फाइनाइट सेट है और इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। जो हमारे रेंज सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं वो सीक्वेंस के लिमिट्स पॉइंट तो बोल सकते हैं हम, लेकिन जो हमारे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हो वो रेंज सेट के लिमिट पॉइंट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम सिर्फ रेंज सेट का देख लेंगे। रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट वही हमारा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। तो हमने रेंज सेट कंसीडर किया Sn, n बिलोंग्स टू n। अब हमारे पास अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी बाउंडेड होगा। उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ माननी हमने कि S इज फाइनाइट और S इज इनफाइनाइट। जब हमारा S एक फाइनाइट होगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्साई बिलोंग्स टू S। तो अगर S फाइनाइट होता है तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया था Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो इट मीन्स जो टर्म्स हैं वो रिपीट कर रही होंगी, और अगर टर्म्स रिपीट करती हैं तो जो उसके लिमिट्स पॉइंट है वो हमें मिल जाते हैं, क्योंकि -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट मिल गए थे हमें। तो अगर हमारा S सेट, अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो इट मीन्स सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट कर रही हैं, और इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट कर रही हैं तो वही उसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो अगर S हमारा फाइनाइट है तो हमें लिमिट्स पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर S हमारा इनफाइनाइट है तो बाय द बुल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम फॉर द सेट्स के लिए क्या थी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो अगर S इनफाइनाइट है तो यहाँ से S हमारा बाउंडेड भी हो गया और इनफाइनाइट भी हो गया। तो बाय द बुल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम
इट हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो इसके पास एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा, और अगर रेंज सेट के पास लिमिट पॉइंट है तो इट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है उसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है द सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर्स, कि जो हमारा सेट होगा लिमिट्स पॉइंट्स का उसके पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट मेंबर्स होंगे। जैसे हमने सेट्स के केस में पढ़ा था, सिमिलर चल रहा है सब कुछ, कि जो सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट होता था बाउंडेड सेट का उसके पास ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मेंबर होता था, सिमिलर सीक्वेंस के केस में है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। द सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू n इज बाउंडेड फॉर -1 लेस देन इक्वल टू n। अब Sn एक सीक्वेंस ले ली इस टाइप से, -1 की पावर n, तो इसमें टर्म आई -1 1 -1 1, तो इस जो ये सीक्वेंस है ये बाउंडेड होगी, क्योंकि -1 से इसकी हर एक टर्म जो हमारी है ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी, फॉर -1 से बड़ी और इक्वल है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आल्सो 1 एंड -1 आर दी ओनली लिमिट्स पॉइंट। तो इसका जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर होगा वो होगा -1 और लिमिट सुपीरियर होगा 1। नेक्स्ट, दिस सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू n इज बाउंडेड फॉर 0 लेस देन इक्वल टू Sn। अब ये सीक्वेंस ले ली, जो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी वो 0 आएगी, जो इसकी सेकंड टर्म आएगी वो 2 आएगी, जो इसकी थर्ड टर्म आएगी वो 0 आएगी, जो इसकी फोर्थ टर्म आएगी वो 2 आएगी। तो इस टाइप से इस सीक्वेंस में हमारी जो टर्म्स हैं वो 0 2 के बीच में रहेंगी। तो 0 एंड 2 आर दी ओनली लिमिट्स पॉइंट। तो अपर लिमिट हमारी होगी जो इसकी वो 2 होगी, और जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी। तो इस सेट का हमें लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है दी सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n -1/n। ये हमें काउंटर एग्जाम्पल सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि किसी भी सीक्वेंस के यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, रेंज सेट के क्या होंगे, तो वहाँ हम इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n -1/n फैक्टोरियल, n बिलोंग्स टू n। अब ये सेट लिखना शुरू किया और ये सेट हमारा बाउंडेड है। इसका जो हमें लोअर बाउंड है वो मिलेगा -1/2 फैक्टोरियल, और जो इसका अपर बाउंड है वो होगा हमारा 1, एंड 0 बीइंग बी दी ओनली लिमिट्स पॉइंट एंड द अपर एंड लोअर बाउंड आर कोइंसाइड विद 0। तो जो ये सीक्वेंस है इसका जो अपर एंड लोअर बाउंड है वो 0 होगा, और जो इस सीक्वेंस की सभी के सभी टर्म्स है वो -1/2 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी होंगी, और जो इसकी लिमिट होगी अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वही इसका क्या बन जाता है, लिमिट बन जाती है। तो जो इसकी लिमिट होगी वो 0 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दी सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू n²। जो इसके मेंबर्स होंगे वो होंगे 1 4 9। इस जो ये सीक्वेंस है इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है 1 4 9, तो 9 की नेबरहुड में कहाँ हम इन्फिनिटली मैनी मेंबर्स लेके आ सकते हैं, जबकि ये सीक्वेंस तो बढ़ती जा रही है। द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो है लेकिन अबव तो नहीं है। तो एन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होती है, ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो अगर ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड ही नहीं है तो नॉट बाउंडेड, नॉट लिमिट पॉइंट, उसका कंट्रापोजिटिव यूज कर लेंगे हम बुल्जानो-वास्टर्स थ्योरम का। तो द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, देयर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड सेक्शन तक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।